ये भी हमने की हुई है पहले, वही एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में ही। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी हमें पता है कि ये प्रोड्यूस करते हैं कार्बेनाइन, सॉरी क्या कहते हैं कि कार्बेनाइन, कार्बेनाइन नहीं कार्बेनाइन, यानी कि नेगेटिव आयन जब नेगेटिव चार्ज हो कार्बन एटम के ऊपर। लाइक अगर मैं यूज करूं यहां पर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो सॉल्वेंट तो डेफिनेटली ड्राई ईथर ही यूज करेंगे, क्योंकि जो भी मॉइस्चर आएगा अगर थोड़ा या कोई और प्रोटॉन डोनर आया तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही साफ हो जाएगा, यही कंज्यूम हो जाएगा। अब यहां से CH3 नेगेटिव आएगा, ये इस नाइट्राइल ग्रुप वाली कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे नाइट्रोजन के ऊपर, तो उसके साथ फिर ये जो MgBr है वो जाके अटैच हो जाएगा। तो इधर से CH3 ग्रुप जाके इस कार्बन के साथ अटैच हुआ, यहां पर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, तो इसके साथ MgBr पॉजिटिव, ये कंपाउंड हमें ऑब्टेन होगा। फिर इसका अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए, यानी कि एसिडुलेटेड वाटर डालें हम इसमें, तो इससे ऑब्टेन हो जाएगा एक कीटोन और साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। तो नाइट्राइल चाहे तो हम एलिफेटिक यूज करें चाहे एरोमेटिक यूज करें, तो इस तरीके से हम कीटोन बना सकते हैं। और आपको पता होगा कि कीटोन जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ फर्दर रिएक्शन करके टर्शरी अल्कोहल भी बना देता है, इसलिए कीटोन स्टेज तक रिएक्शन को स्टॉप कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप लिख भी सकते हो, द कीटोन्स दस फॉर्म्ड react further with Grignard's reagents to form tertiary alcohols। तो इसी तरीके से फिर आगे रिएक्शन विद ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स अगर हम करें, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बजाय CH3Li यूज करेंगे, तो तब भी बिल्कुल सिमिलर तरीके से रिएक्शन चलेगी। यहां पर MgBr की बजाय लिथियम पॉजिटिव होगा और आफ्टर हाइड्रोलिसिस हमें लिथियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन हो जाएगा, यानी कि फिर भी कीटोन ही ऑब्टेन होगा। तो इस तरीके से जो नाइट्राइल्स हैं उनकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। यूजेज इनका तो यही है कि ये स्टेपिंग अप द सीरीज के लिए यूज किए जाते हैं, और एसिटोनाइट्राइल वगैरह जो हैं ये काफ़ी सॉल्वेंट्स के तौर पर भी यूज होते हैं। और विनाइल साइनाइड या एक्रिलोनाइट्राइल तो पॉलीमर्स में भी यूज होता है, आपने सुना होगा एक पॉलीमर है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल कंपाउंड होता है। इसके बाद हम करते हैं आइसोसाइनाइड्स की डिस्कशन थोड़ी सी। आइसोसाइनाइड्स में भी सबसे पहले हम करते हैं इनके मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। ये भी हम काफ़ी ज़्यादा पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और बड़ी इजी रिएक्शंस हैं, यानी कि आपको याद भी होंगी। आइसोसाइनाइड्स की प्रेपरेशन में सबसे पहली है फ्रॉम हेलोएल्केन्स। ये रिएक्शन हमने हेलोएल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ी थी कि जब हम हेलोएल्केन में KCN ऐड करें तो एल्केन नाइट्राइल बनता है, और अगर हम AgCN ऐड करें सिल्वर साइनाइड या सिल्वर नाइट्राइल, तो तब हमें AgBr के लॉस के बाद भी हमें आइसोसाइनाइड ही ऑब्टेन होता है। तो यहां पर हमें ये वाला प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन होगा। हेलो एल्केन अगर हम लेंगे तब तो अच्छी यील्ड आएगी, पर अगर हेलो एरीन लिया जाए तब यील्ड उतनी अच्छी नहीं होती है। फिर सेकंड मेथड ऑफ प्रेपरेशन है प्रेपरेशन फ्रॉम प्राइमरी अमीन्स।
तो सेकंड मेथड ऑफ प्रेपरेशन है फ्रॉम प्राइमरी अमीन्स। ये आप लोगों ने कार्बाइल अमीन रिएक्शन के नाम पर भी स्टडी की हुई है जब हम पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स में स्टडी करते हैं क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में ये रिएक्शन की जाती है। तो वहां पर भी मैंने ये रिएक्शन आपको बड़ी प्रॉपरली एक्सप्लेन की थी कि कोई भी प्राइमरी अमीन हो, एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, उसमें अगर हम क्लोरोफॉर्म ऐड करें, क्लोरोफॉर्म होती है CHCl3, तो यहां पर से 3 मॉलिक्यूल एसिड के लूज होंगे और साथ में 3 मोल हम इन 3 एसिड मॉलिक्यूल्स को खींचने के लिए 3 मोल्स ऑफ अल्कोहलिक KOH यूज करेंगे, जो बहुत स्ट्रांगली बेसिक होता है। तो यहां पर से एसिड मॉलिक्यूल्स को खींच ही लेगा। तो यहां पर फिर आपको ऑब्टेन होगा एक आइसोसाइनाइड, जिसको हम कार्बाइल अमीन भी बोलते हैं, और HCl और KOH आपस में रिएक्शन करके KCl और वाटर ऑब्टेन करवा देंगे। जो कार्बाइल अमीन बना है, इसकी तब बात की थी हमने कि जो स्मेल है वो काफ़ी ऑड होती है, बड़ी अनप्लेजेंट स्मेल होती है। तो इसीलिए ही इस रिएक्शन को यूज़ किया जाता है एज ए टेस्ट ऑफ डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन्स, कि कोई भी कंपाउंड जो है उसमें प्राइमरी अमीनो ग्रुप है कि नहीं। तो हम उसमें क्लोरोफॉर्म और KOH अल्कोहलिक डाल देंगे। अगर ऑफेंसिव ऑर्डर आई तब उसमें प्राइमरी अमीन है, अगर नहीं आई तो फिर नहीं है। तो इन तरीकों से हम जो आइसोसाइनाइड्स हैं उनको ऑब्टेन कर लेते हैं, या फिर जो फॉर्मामाइड्स होते हैं एन एल्काइल फॉर्मामाइड्स, उनकी अगर हम डिहाइड्रेशन करें विद POCl3 तो तब भी हमें आइसोसाइनाइड्स जो हैं वो ऑब्टेन होते हैं। और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात स्मेल की आती है कि इनकी बड़ी अनप्लेजेंट स्मेल होती है। जो नाइट्राइल्स हमने इनसे पहले किए उनकी स्मेल तो फिर भी काफ़ी हद तक प्लेजेंट होती है, पर आइसोसाइनाइड की जो स्मेल है वो बहुत अनप्लेजेंट या ऑफेंसिव होती है। और बाकी की फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी थोड़ी बहुत रिजेंबल करेंगी, जैसे इनका जो बॉइलिंग पॉइंट वगैरह होगा वो थोड़ा सा साइनाइड से कम होगा, क्योंकि अब नाइट्रोजन जो है वो दोनों तरफ से कार्बन के मिडल में आएगी, तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम अब करेंगे आइसोसाइनाइड्स की। साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स जो हैं इनकी जस्ट सिंपल डिस्क्रिप्शन ही आती है सिलेबस में, ज्यादा डिटेल्ड स्टडी जो है इनकी वो नहीं होती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात आती है हाइड्रोलोसिस। नाइट्राइल्स में तो हम देखते हैं कि चाहे एसिडिक हाइड्रोलोसिस करो चाहे एल्केलाइन हाइड्रोलोसिस करो, दोनों तरह से किया जा सकता है, पर आइसोसाइनाइड्स के केस में सिर्फ एसिडिक हाइड्रोलोसिस ही होता है, एल्केलाइन हाइड्रोलोसिस जो है वो नहीं किया जा सकता। तो इसमें अगर हम डाइल्यूट HCl यूज करें, यानी कि लॉट ऑफ वाटर अगर हम अवेलेबल करवाएं, तो तब इसके हाइड्रोलोसिस के बाद हमें ऑब्टेन होता है एक तो प्राइमरी अमीन, और जो आइसोसाइनाइड ग्रुप में इधर कार्बन था ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू फॉर्मिक एसिड। तो आइसोसाइनाइड के हाइड्रोलोसिस से एक तो मिलेगा प्राइमरी अमीन, और उसके साथ साथ हमें मीथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड जो है वो भी ऑब्टेन होगा। और बात ध्यान में रखने वाली है कि आइसोसाइनाइड्स के केस में या कार्बाइल अमीन्स के केस में सिर्फ एसिडिक हाइड्रोलोसिस होता है, एल्केलाइन हाइड्रोलोसिस पॉसिबल नहीं होता है। तो आप ये लिख भी सकते हो, इन केस ऑफ आइसोसाइनाइड्स only acidic hydrolysis is possible
alkaline hydrolysis does not take place। तो इसके बाद हम करेंगे सेकंड इनकी रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज में। सेकंड रिएक्शन आएगी रिडक्शन। रिडक्शन अब इनकी चाहे तो हम केमिकल करें चाहे तो कैटालिटिक करें, जैसे भी हम इनको रिड्यूस करेंगे इनकी रिडक्शन से हमें सेकेंडरी अमीन्स ही ऑब्टेन होते हैं। तो आप लोग अगर इन रिएक्शंस को अलग अलग भी लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो। यानी कि अगर इसमें मैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करूं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, ये डाल के अगर इनको थोड़ा रिएक्शन मिक्सचर को थोड़ा हीट किया जाए तो तब भी हमें जो है सेकेंडरी अमीन ऑब्टेन होगा। और अगर इनकी मैं केमिकल रिडक्शन करने की बात करूं यानी कि नेसेंट हाइड्रोजन यूज करूं, 4 मोल्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन यूज करने होंगे। ये ऑब्टेन होंगे हमें या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से और या फिर सोडियम एंड इथेनॉल, या कोई और भी अल्कोहल हो सकती है। सोडियम एंड इथेनॉल, इथेनॉल को या इथाइल अल्कोहल को मैंने ETOH लिखकर रिप्रेजेंट किया है। तो इससे भी हमें सेकेंडरी अमीन जो है वही ऑब्टेन होगा। और लास्ट रिएक्शन जो है इनकी एडिशन रिएक्शंस में आएंगी। जो थर्ड टाइप की रिएक्शंस हैं आइसोसाइनाइड्स में, ये होंगी एडिशन रिएक्शंस, जिसमें हम डिफरेंट कंपाउंड्स की एडिशन करेंगे इन द आइसोसाइनाइड्स। एडिशन रिएक्शंस में हम स्टडी करेंगे एडिशन ऑफ क्लोरीन और एडिशन ऑफ सल्फर और ऑक्सीजन। तो इस तरह से तो सबसे पहले अगर हम करें एडिशन ऑफ क्लोरीन, तो जैसे ये था मिथाइल कार्बाइल अमीन या मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसमें अगर Cl2 की एडिशन की जाए तो Cl2 यहां पर जो ट्रिपल बॉन्ड था बिटवीन नाइट्रोजन एंड कार्बन, जिसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है, वहां से लोन पेयर इधर ट्रांसफर करवा के ये इस तरह का जो प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन हो जाता है। इसको कहा जाता है मिथाइल इमीनो कार्बोनिल क्लोराइड। मिथाइल इमीनो कार्बोनिल क्लोराइड। ये कंपाउंड बना। तो ये तो हुई है क्लोरीन की एडिशन। इसके बाद अगर हम सल्फर की एडिशन की बात करें तो इससे मिलती जुलती रिएक्शन भी हम पहले कर चुके हैं कि इससे हमें मिथाइल आइसोथायोसाइनेट मिलेगा। लाइक दिस, मिथाइल आइसोथायोसाइनेट। और अगर हम जो इसमें डायजोनियम सॉल्ट, अगर हाँ सॉरी आइसोसाइनाइड में अगर हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड की एडिशन करें तब हमें इथाइल आइसोसाइनेट गैस जो है या सब्सटेंस जो है वो मिलता है। और अगर हम इसी आइसोसाइनाइड में ओजोन की भी एडिशन करें तब भी हमें इथाइल आइसोसाइनेट ही कंपाउंड जो है वो मिलता है। मैं यहाँ पर इसी मिथाइल आइसोसाइनाइड की रिएक्शन ही करवा के बताता हूं कि किस तरह से यहाँ पर एक बड़ा वेल नोन कंपाउंड जो है वो ऑब्टेन होगा। अगर इसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड ऐड किया जाए तो इससे हमें ऑब्टेन हो जाती है ये मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट या MIC भी इसको कह देते हैं।
और यही कंपाउंड हम आइसोसाइनाइड की रिएक्शन अगर करें विद ओजोन तब भी बना सकते हैं, प्लस करें अगर O3 तो इससे भी मिथाइल आइसोसाइनेट और साथ में ओजोन जो है वो बन जाती है, और सॉरी साथ में ऑक्सीजन, क्योंकि ओजोन तो हम रिएक्ट ही करवा रहे हैं। MIC भी इस कंपाउंड का नाम है, और इसी कंपाउंड जो है ये रिस्पॉन्सिबल था फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो काफ़ी साल पहले इंडिया में जिसने भोपाल में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। तो इसके साथ जो साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स हैं ये भी ख़त्म होते हैं, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक था। तो इसके साथ हम इसके बाद फिर जो असाइनमेंट है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की वो सॉल्व करेंगे। हमने लास्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म किया था कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो उसमें जो भी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उनके ऊपर बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स कुछ बनती हैं, या जैसे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं, तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस को हम अभी डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने भी ट्राई किए होंगे ये क्वेश्चन सॉल्व करने। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस ऑन ट्रीटमेंट विद P2O5 गिव्स इथेन नाइट्राइल। तो ऐसी ही चीज़ हमने एसिड डेरिवेटिव्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी की थी कि जब हम एसिड अमाइड की डिहाइड्रेशन करें विद ए स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक P2O5, तो एसिड अमाइड में से जो वाटर निकलकर एल्केन नाइट्राइल बन जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यही चीज़ हमने देखनी है कि इथेनमाइड है ये, जब इसको हम हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक P2O5, तो ये इसमें से वाटर को एब्स्ट्रैक्ट करके इसको नाइट्राइल में, इथेन नाइट्राइल में कन्वर्ट कर देता है। और सेकंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल बेटा जी वो होते हैं जिनमें एक से ज्यादा डोनर एटम्स हों, पर एट ए टाइम सिर्फ एक ही एटम जो है वो लोन पेयर को डोनेट करे, वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। अब जैसे कि NO2 ग्रुप है, तो NO2 ग्रुप आपको पता है कि ये नाइट्रोजन के थ्रू भी अटैच हो सकता है और ऑक्सीजन के थ्रू भी अटैच हो सकता है। तो इस तरह से ये एक एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है। इसी तरह से SCN नेगेटिव जो है ये सल्फर के थ्रू भी अटैच हो सकता है, तब हम इसको थायोसाइनेट आयन बोलते हैं। और अगर ये नाइट्रोजन के थ्रू अटैच हो जाए तब इसको आइसोथायोसाइनेट बोला जाता है। और इसी तरीके से CN नेगेटिव है, तो ये कार्बन के थ्रू अटैच हो तो साइनाइड, नाइट्रोजन के थ्रू अटैच हो तो आइसोसाइनाइड। ये तीनों आप देख सकते हो, जो भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये एक से ज्यादा एटम्स के थ्रू अटैच हो सकते हैं, इसलिए ये एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स हैं। पर OH नेगेटिव आयन जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के थ्रू अटैच होता है, ना कि हाइड्रोजन के थ्रू। तो OH ग्रुप में सिर्फ एक डोनर एटम होने के कारण ही ये मोनोडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है, इट इज नॉट एन एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। फिर अगला क्वेश्चन है कि X इज सब्जेक्टेड टू रिडक्शन विद जिंक अमेलगम एंड HCl एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज N-मिथाइल मिथेनमीन। तो X कैन बी N-मिथाइल मिथेनमीन है एक सेकेंडरी अमीन, और सेकेंडरी अमीन जिस कंपाउंड की रिडक्शन से हम बना लेते हैं वो सिर्फ आइसोसाइनाइड ही हो सकता है। जैसे कि मिथाइल आइसोसाइनाइड है ये वाला कंपाउंड, अगर इसकी रिडक्शन की जाए बाय यूजिंग जिंक अमेलगम एंड HCl, इसके साथ अगर इसकी रिडक्शन की जाए तो वी गेट दिस कंपाउंड N-मिथाइल मिथेनमीन। तो इसका मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड
ऑप्शन है, जो सही आंसर है दैट इज डी ऑप्शन, मिथाइल आइसोसाइनाइड। और फोर्थ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द पॉइजनस गैस विच कॉज्ड ट्रेजेडी इन भोपाल इन 1984। तो 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी और इसी के ऊपर मैंने काफ़ी डिस्कशन की थी जब हम ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में केमिकल रिएक्शंस कर रहे थे। तब जब मिथाइल आइसोसाइनेट गैस बननी थी तो तब मैंने भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर भी 5-10 मिनट डिस्कशन की थी। तो बेटा जी तब MIC या मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी, वो बाई चांस लीक हो गई थी और उसके कारण ही इतनी ज़्यादा ट्रेजेडी हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन। तो फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर हुआ बी ऑप्शन, दैट इज मिथाइल आइसोसाइनेट MIC। और फिफ्थ क्वेश्चन है कि आपको एक केमिकल रिएक्शन दी गई है, उसमें आपको X आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है। तो इसमें आइसोसाइनाइड की जब हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने से जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है वो खुद तो रिड्यूस हो जाता है इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड, जबकि ये ऑक्सीडाइज कर देता है आइसोसाइनाइड को इनटू आइसोसाइनेट। तो इसमें जब हम ये डालते हैं तो हमें ऑब्टेन होगा ये एल्काइल आइसोसाइनेट प्लस मर्क्यूरस ऑक्साइड। तो ये प्रोडक्ट है यहां पर जो X है, तो आइडेंटिफाई X इन द रिएक्शन, दैट इज RnCO, यानी कि एल्काइल आइसोसाइनेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर 5। और सिक्स्थ क्वेश्चन है रिडक्शन ऑफ एल्केन नाइट्राइल्स विद सोडियम एंड अल्कोहल इज नोन एज। सोडियम और अल्कोहल जो हैं ये आपस में रिएक्शन करके नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, और इसमें अगर हम एल्केन नाइट्राइल की रिडक्शन के लिए नेसेंट हाइड्रोजन वही यूज करें जो प्रोड्यूस होगी फ्रॉम सोडियम एंड इथेनॉल। इथेनॉल को मैंने ETOH लिखा है, ET हेयर स्टैंड्स फॉर इथाइल ग्रुप। तो इससे जब हमें प्राइमरी अमीन मिलेगा कुछ इस तरह से, तो इस रिएक्शन को हम मेंडियस रिडक्शन बोला करते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का सही जो ऑप्शन है वो है बी। फिर सेवंथ क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड विद सोडियम साइनाइड गिव्स ए मिक्सचर ऑफ इथाइल साइनाइड एंड इथाइल आइसोसाइनाइड बिकॉज, जैसे कि हमने पहले भी अभी डिस्कस किया है कि जो साइनाइड आयन है ये एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, ये कार्बन के थ्रू भी अटैच हो जाता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी अटैच हो जाता है। जब हम इथाइल ब्रोमाइड को ट्रीट करें विद सोडियम साइनाइड, तो सोडियम साइनाइड एक प्रेडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड है, तो इस कारण जो नेगेटिव चार्ज होगा Cn नेगेटिव के ऊपर वो डीलोकलाइज होगा ओवर कार्बन एज वेल एज नाइट्रोजन। पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक ज्यादातर होता है कार्बन के थ्रू, क्योंकि उससे जो रिजल्टेंट कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा वो नॉन पोलर बॉन्ड होता है और ज्यादा स्टेबल होता है। जबकि अगर नाइट्रोजन के थ्रू न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो तो एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनता है, जो पोलर होने के कारण थोड़ा कम स्टेबल होता है। कम स्टेबल है तो डेफिनेटली वो कम अमाउंट में ही बनेगा, पर हां बन तो जाएगा। इस तरीके से हमें मिक्सचर ऑफ एल्केन नाइट्राइल और एल्काइल आइसोसाइनाइड जो है वो ऑब्टेन हो जाता है। तो सेवंथ क्वेश्चन का सही आंसर है कि Cn नेगेटिव इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। इसके कारण ही हमें मिक्सचर ऑफ इथाइल साइनाइड और इथाइल आइसोसाइनाइड ऑब्टेन हुआ करता है। फिर एट्थ क्वेश्चन है कि व्हेन प्रोपेन इज सब्जेक्टेड टू ट्रीटमेंट विद फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड एक बहुत कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है दैट इज सैचुरेटेड विद NO2 गैस। तो NO2 जो है वो कुछ भी हद तक
अगर नाइट्रिक एसिड का ब्रेकअप हो जाए इनटू वाटर एंड NO2 तो ये उसको वापस नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम नाइट्रिक एसिड को सैचुरेट कर दें विद NO2 तो तब उसमें ज़रा सा भी मॉइस्चर बाकी नहीं होता, वो प्योर नाइट्रिक एसिड ही होगा या उसमें थोड़ी बहुत NO2 प्रेजेंट हो सकती है। तो जब हम प्रोपेन को फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ एट ए वेरी हाई टेम्परेचर ट्रीट करते हैं तो एक तो नो डाउट जो नाइट्राइटोप्रोपेन 2 नाइट्रोप्रोपेन है या 1 नाइट्रोप्रोपेन है वो तो बनेंगे ही बनेंगे, पर साथ में जो प्रोपाइल चेन है या 3 कार्बन एटम्स की लंबी चेन है उसका ब्रेकअप या क्लीवेज भी हो जाता है। तो इस तरीके से हमें नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोइथेन ये वाले प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। पर हाँ, नाइट्रिक एसिड डालने से कभी 2 चेन्स आपस में जुड़कर हेक्सेन तो नहीं बना सकती। नाइट्रोहेक्सेन जो है वो इस तरीके से बिल्कुल ऑब्टेन नहीं होगा। तो इसलिए 8th क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड, दैट विल बी नाइट्रोहेक्सेन, यानी कि डी ऑप्शन। फिर 9th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रो कंपाउंड्स विल शो टॉटोमेरिज्म। तो बेटा जी टॉटोमेरिज्म आपने पढ़ा हुआ है कि ये टॉटोमेरिज्म जब हमने किया था कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म तो तब आपने देखा था कि कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म जो है ये किस तरह से एग्जिस्ट करता है या अकर करता है। ऐसे ये होता है कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो भी हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके नेक्स्ट कार्बन उसके ऊपर कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, वही हाइड्रोजन जाता है ऑक्सीजन के ऊपर और पाई बॉन्ड इधर को मूव कर जाता है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पर जो है वो हाइड्रोजन होना चाहिए। तो जो यहां पर 9th क्वेश्चन में सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में आप देख सकते हो कि हमें जो डबल बॉन्डेड एटम के नेक्स्ट कार्बन है, ये NO2 ग्रुप में नाइट्रोजन है डबल बॉन्डेड, तो इसके नेक्स्ट कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इस कारण ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है और करेगा। जबकि बाकी के जो कंपाउंड्स हैं नाइट्रोबेंजीन हो गया या जो ये ट्राई सब्सटीट्यूटेड है नाइट्रोमीथेन बी ऑप्शन में या ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन हो गया, ये कभी भी टॉटोमेरिज्म जो है उसको शो नहीं कर सकते क्योंकि इनमें जो डबल बॉन्डेड एटम है उसके नेक्स्ट कार्बन पर कोई प्रोटॉन या कोई हाइड्रोजन ही अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से 9th क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन। फिर 10th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट्स नाइट्रोलिक एसिड। तो नाइट्रोलिक एसिड क्या होता है ये बेटा जी आपने पढ़ा हुआ है जब हमने अल्कोहल्स की डिस्टिंक्शन की थी। अल्कोहल्स की डिस्टिंक्शन के लिए जब विक्टर मेयर टेस्ट करते हैं तब हमने देखा था कि प्राइमरी अल्कोहल में सबसे पहले हमने रेड फॉस्फोरस और आयोडीन डाल के आयोडोएल्केन बनाया, फिर सिल्वर नाइट्राइड डाल के हमने नाइट्रोएल्केन बनाया और फिर उसमें हमने नाइट्रस एसिड डालकर नाइट्रोलिक एसिड बनाया था। तो नाइट्रोलिक एसिड जो है वो किस तरीके से बनता है ये मैं आपको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप ही डिस्क्राइब कर देता हूं ताकि आपको पूरी सिचुएशन भी क्लियर हो जाए कि ये आपने कब पढ़ा था और इसको कैसे याद रखने की जरूरत थी। तो नाइट्रोलिक एसिड जो होता है जैसे कि यहां पर मैं प्राइमरी अल्कोहल यहां पर मैंने यूज की, इसमें अगर रेड फॉस्फोरस और आयोडीन ऐड की जाए PI3 बन जाता है। तो इससे हमें ऑब्टेन हो जाता है ये आयोडोएल्केन। आयोडोएल्केन में अगर हम सिल्वर नाइट्राइट ऐड करें तो AgI निकल जाने के बाद हमें ऑब्टेन हो जाता है एक नाइट्रोएल्केन। फिर इसमें हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं विद नाइट्रस एसिड और नाइट्रस एसिड होता है HONO, यानी कि इस तरह से ये HONO, HNO2 भी लिख लेते हैं इसको।
तो यहां पर से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका लॉस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा वाटर, और जो रिजल्टेंट कंपाउंड हमें ऑब्टेन होता है इसी को हम नाइट्रोलिक एसिड बोला करते हैं। ये कंपाउंड है नाइट्रोलिक एसिड। अगर इसको अल्कली के साथ ट्रीट किया जाए तो यहां पर ONA बन जाएगा, जिसका ब्लड रेड कलरेशन होती है जिसकी। तो जो हमारा क्वेश्चन था 10th क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट्स द नाइट्रोलिक एसिड, तो नाइट्रोलिक एसिड बेटा जी यहां पर यही है, सी ऑप्शन इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसमें नो डाउट जो आपको ऑप्शन दी गई है उसमें NO2 ग्रुप नीचे है और डबल बॉन्ड NOH ग्रुप थोड़ा ऊपर को है। और इसके बाद फिर 11th क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स विल नॉट फैसिलिटेट द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा ग्रुप है जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक को एनकरेज नहीं करता, या वी कैन से कि जो बेंजीन रिंग है उसको प्रोन नहीं बनाता टू इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, मतलब जो रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है कि उसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इजीली हो ही ना। तो वो यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कि सिर्फ NO2 ग्रुप है जो आपकी ए ऑप्शन में गिवन है। यहां पर बी ऑप्शन में NH2 ग्रुप है, ये स्ट्रांगली रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। सी ऑप्शन में मिथाइल ग्रुप है, ये भी रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और डी ऑप्शन में OH ग्रुप है जो कि स्ट्रॉन्ग एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। सिर्फ NO2 ग्रुप है जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करके उसकी ऑर्थो पैरा पोजीशंस को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देता है, यानी कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ले आता है। इसी के कारण ही जो बेंजीन रिंग है वो थोड़ी डीएक्टिवेट हो जाती है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। फिर अगला क्वेश्चन है 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस 1 मोनोनाइट्रो एंड 3 आइसोमेरिक डाइनाइट्रो डेरिवेटिव्स। तो बेटा जी यहां पर जो भी हमने कंपाउंड यूज करना है उसके हम हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके नाइट्रो ग्रुप लगाने हैं उसके। जैसे कि यहां पर पैराजाइलीन गिवन है, तो बेटा पैराजाइलीन क्या होती है या जाइलीन क्या होती है? जब बेंजीन रिंग के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हों तो उस कंपाउंड को हम जाइलीन बोलते हैं। जैसे कि यहां पर दोनों मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं पैरा पोजीशन पर, तो इसको हम पैराजाइलीन कहते हैं। अब इसके ऊपर अगर एक नाइट्रो ग्रुप लगाया जाए तो नाइट्रो ग्रुप चाहे इस पोजीशन पर लगे, चाहे यहां पर लगे या इधर लगे इधर लगे, तो सिर्फ एक ही आइसोमर बनेगा, यानी कि ये चारों प्रोडक्ट्स जो हैं ये बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, इनमें किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं हम बता सकते। पर अगर 2 नाइट्रो ग्रुप्स लगाए जाएं तब हमारे पास 3 आइसोमर्स बन जाते हैं, 3 पोजीशन आइसोमर्स। जैसे कि एक मैंने ये बनाया जब NO2 ग्रुप्स जो हैं ये एडजेसेंट कार्बन एटम्स के ऊपर लगे हों, और एक मैंने ये वाला आइसोमर बना दिया जिसमें NO2 ग्रुप्स जो हैं ये बिल्कुल एक दूसरे से दूर जो कार्बन्स हैं बेंजीन की उनके साथ लगे हैं। और तीसरा केस ये होगा कि जब नाइट्रो ग्रुप्स जो हैं वो मिथाइल ग्रुप के दोनों साइड लगे हैं, तो ये 3 हमें आइसोमर्स मिलेंगे, पोजीशन आइसोमर्स। तो डाई नाइट्रो डेरिवेटिव्स में 3 आइसोमर्स की फॉर्मेशन होगी सिर्फ पैराजाइलीन के केस में। फिर 13th क्वेश्चन है कि विच हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट बेटा जी ये उसी कंपाउंड की होगी जिसकी पोलैरिटी सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा पोलर है। तो वो मैं आपको अभी बताता हूं। यहां पर
फिनोल जो होती है, फिनोल एक क्वाइट पोलर कंपाउंड होता है। यहां पर बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH ग्रुप लगा हो तो वैसी दो ऑप्शंस आपको गिवन हैं, जैसे कि बी ऑप्शन है पैराक्रीसोल, यानी कि मिथाइल ग्रुप लगा है। मिथाइल ग्रुप भी एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। और इधर लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप एक स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा। और OH ग्रुप जो है वो भी बेंजीन रिंग की तरफ को ही इलेक्ट्रॉन्स अपने डिस्प्लेस करता है ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। तो इसका मतलब यहां पर दोनों फैक्टर्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। इधर मिथाइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और OH ग्रुप भी इधर को ही, बेंजीन रिंग को ही इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है। तो यानी कि यहां पर एक दूसरे को दोनों अपोज कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहां पर इन दोनों ग्रुप्स का इफेक्ट जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि एक दूसरे को इंटेंसिफाई करेंगे। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन इसके बिल्कुल नाइट्रो ग्रुप के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, यानी कि फिर ये भी कैंसलेशन करेगा। तो मैक्सिमम यहां पर जो पोलैरिटी होगी वो सिर्फ इस कंपाउंड में होगी, क्योंकि यहां पर मिथाइल ग्रुप भी इधर को इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा और नाइट्रो ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ही। तो इसलिए दोनों ग्रुप्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में एक्ट करने के कारण जो डी ऑप्शन है दैट इज हाईली पोलर, ये सबसे ज्यादा पोलर कंपाउंड होता है। फिर 14th क्वेश्चन है कि गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ। तो बेटा गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस हमने यूज किया था फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, और तब मैंने आपको ये शायद नोट भी लिखवाया था कि जो हमारे पास गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस है इसकी हेल्प से प्राइमरी अमीन्स ही बन सकते हैं सिर्फ। इसमें हम पहले थैलीमाइड यूज करते हैं और उससे जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है दैट इज ओनली प्राइमरी अमीन। तो 14th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। फिर 15th क्वेश्चन है द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनोलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH। ये रिएक्शन तो आप बहुत पुरानी पढ़ते आ रहे हो, पहले आपने सबसे पहले ये रिएक्शन की थी क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो तब आपने ये बात देखी थी। 15th क्वेश्चन है कि प्राइमरी अमीन अगर हम यूज करें, कोई भी प्राइमरी अमीन में अगर क्लोरोफॉर्म ऐड की जाए इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन, तो यहां पर से 1 मोल HCl इधर से जाएगा, 1 मोल HCl जो है वो इधर से जाएगा और 1 मोल HCl जो है वो इधर से लूज होगा। तो इस तरीके से 3 मोल HCl लूज होगा। 3 मोल HCl यहां से खींचने के लिए हम 3 मोल KOH अल्कोहलिक डालते हैं। तो इससे जो हमें रिजल्टेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है दैट इज एल्काइल कार्बाइल अमीन और साथ में 3 मोल KCl एंड 3 मोल वाटर। तो इस तरीके से आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है जिसको हम कार्बाइल अमीन भी बोलते हैं। तो तभी इस रिएक्शन को भी कार्बाइल अमीन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो 15th क्वेश्चन का इस तरीके से जो सही आंसर है दैट इज सी ऑप्शन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। फिर 16th क्वेश्चन है कि इथेन अमीन is treated with nitrous acid at ordinary temperature, the products will be। तो बेटा जी हमने इथेन अमीन में नाइट्रस एसिड जब ऐड किया था, ये रिएक्शन हमने अल्कोहल्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में भी की थी, तो इसमें हम ध्यान देते थे सिर्फ अल्कोहल की प्रिपरेशन में के ऊपर, यानी कि इथेनॉल। तो अब जो क्वेश्चन है इसमें आप देख सकते हो कि ए ऑप्शन है सिर्फ इथेनॉल ओनली, जबकि बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में इथेनॉल के साथ कुछ और प्रोडक्ट्स भी लिखे गए हैं। तो इसलिए अब हमें
थोड़ी डिटेल में इस रिएक्शन की डिस्क्रिप्शन चाहिए होगी तो जो मैं आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन किस तरह से होगा। 16th क्वेश्चन जो है दैट इज इथेनमीन। इथेनमीन का फॉर्मूला है लाइक दिस CH3CH2NH2। इसको ट्रीट किया गया जब विद नाइट्रस एसिड HONO एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो बेटा HONO की नाइट्रस एसिड की इन सीटू प्रेपरेशन की जाती है कैसे? बाय द एक्शन ऑफ HCl ओवर सोडियम नाइट्राइट। तो तब हमें पहले तो ग्रिग्नर्ड रिएजेंट मिलेगा जो मैंने आपको बताया हुआ है कि एलिफैटिक, ग्रिग्नर्ड रिएजेंट नहीं सॉरी डायजोनियम सॉल्ट्स। तो जो एलिफैटिक डायजोनियम सॉल्ट्स होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। इमीडिएटली दे डिकम्पोज इनटू अल्कोहल प्लस एल्कीन प्लस क्लोरोइथेन और N2। इस तरीके से हमें एक मिक्सचर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो ऑब्टेन हो जाता है। तो यही आपकी डी ऑप्शन है 16th क्वेश्चन की कि इथेनॉल प्लस इथीन प्लस इथाइल क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन N2। तो जब हम इथेन अमीन या प्राइमरी अमीन को ट्रीट करते हैं विद नाइट्रस एसिड तो इस तरीके से जो रिएक्शन है वो प्रोसीड करती है। फिर 17th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लोएस्ट वैल्यू ऑफ पीकेबी। तो बेटा जी KA यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट जो मैंने आपको लिखवाए थे, एसिडिटी कांस्टेंट KA हम यूज करते हैं फॉर एसिड्स जैसे अल्कोहल्स के लिए, फिनोल्स के लिए और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए। किसी भी वीक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ हम KA वैल्यू से कंपेयर करते हैं, तो किसी भी वीक बेस की जो स्ट्रेंथ है वो हम KB वैल्यू से कंपेयर करते हैं। इनको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट्स भी बोल देते हैं। अब जितनी ज्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू हो उतनी ही उस कंपाउंड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, यानी कि KA वैल्यू ज्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, KB वैल्यू ज्यादा होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और PKB या PKA होते हैं नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द KA और KB। तो यहां पर क्वेश्चन है लोएस्ट वैल्यू ऑफ PKB यानी कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ KB किसका लोएस्ट होगा? जिसकी KB वैल्यू हाईएस्ट होगी, यानी कि जो बेस स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो यहां पर मिथाइल अमीन्स हैं दिए गए अमोनिया के साथ, तो इनमें जो सेकेंडरी अमीन होता है वही स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। इस कारण उसकी KB वैल्यू हाईएस्ट या PKB वैल्यू लोएस्ट होगी। तो इस तरीके से जो 17th क्वेश्चन है उसका करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी ऑप्शन। फिर 18th क्वेश्चन है इन एक्वस सॉल्यूशंस द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। ये हमने डिफरेंट अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ के कंपैरिजन मैंने आपको पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया था और तब आपको बताया था कि अगर हम एक्वस सॉल्यूशन यूज करेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन में तीसरा इफेक्ट मैंने करवाया था हाइड्रेशन इफेक्ट या सॉल्वेशन इफेक्ट, वो भी बहुत कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस रखता है। तो उसके कारण ही जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो चेंज होकर, उसका ऑर्डर चेंज होकर सेकेंडरी, प्राइमरी और फिर टर्शरी वीकेस्ट होता है, यानी कि डी ऑप्शन होती है। अगर एक्वस सॉल्यूशन हम ना यूज करें, यानी कि कोई नॉन पोलर नॉन एक्वस सॉल्वेंट हम यूज करें, तब जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डोमिनेंट होता है। पर एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रेशन इफेक्ट डोमिनेंट होने के कारण जो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन की, 18th क्वेश्चन की, दैट इज डी ऑप्शन। फिर 19th क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। तो करेक्ट ऑर्डर यहां पर आप देख सकते हो, क्लोरीन जो है ये बेंजीन रिंग के साथ या एनिलीन के साथ अटैच की गई है। तो इसमें क्लोरीन जो होती है ये रेजोनेंस इफेक्ट के कारण तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होती है, पर इंडक्टिव इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होती है। तो यहां पर फोर्थ जो हमारे पास एनिलीन है यानी कि ऑर्थोक्लोरोएनिलीन, वो ऑर्थो इफेक्ट के कारण तो वीकेस्ट बेस होनी ही है।
तो वीकेस्ट बेस गिवन है जो फोर्थ केस वो सिर्फ ए और सी ऑप्शन में है, और बाकी केसेस में जो क्लोरीन है उसमें जो क्लोरीन है वो बेसिक स्ट्रेंथ को थोड़ा कम ही करेगी, यानी कि डिक्रीज करेगी, इसलिए जो फर्स्ट केस है एनिलीन वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगी। तो इस तरीके से 19th क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो सिर्फ ए ऑप्शन है। और 20th क्वेश्चन है अमंग दी कंपाउंड्स एनिलीन, ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन, पैरानाइट्रोएनिलीन, मेटानाइट्रोएनिलीन। तो बेटा ये मैंने आपको अमीन्स के, एरोमेटिक अमीन्स के बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स में करवाया था। यही कंपाउंड्स हमने लिए थे एक इलेक्ट्रॉन जब विड्रॉइंग ग्रुप लगाया था नाइट्रो ग्रुप। तो उनमें जो सही ऑप्शन बनती है वो बी ऑप्शन बनती है, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन जो है वो वीकेस्ट बेस होगी बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। फिर 21st क्वेश्चन है इन क्लोरोबेंजीन सॉल्यूशन। अब क्लोरोबेंजीन एक नॉन एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये इसमें सॉल्वेशन जरा भी कंसिडरेबल नहीं होगी। इस कारण जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स है उनके केसेस में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट होगा, तो उसके कारण जो बी ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। फिर 22nd क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ KB इज हाईएस्ट इन केस ऑफ। KB हाईएस्ट मतलब बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, वो तब होगी जब एनिलीन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है या ए ऑप्शन में या डी ऑप्शन में। ए ऑप्शन में मिथॉक्सी ग्रुप ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, जबकि डी ऑप्शन में मिथाइल ग्रुप ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट या हाइपर कंजुगेशन के कारण इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेंट होने के कारण जो पैरामिथॉक्सी एनिलीन है वही स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगी या उसकी केबी वैल्यू हाईएस्ट होगी। तो इसलिए 22nd क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है ए ऑप्शन। 23rd क्वेश्चन है हिंसबर्ग्स रिएजेंट। ये भी आपको बताया हुआ है कि बेंजीन रिंग के ऊपर SO2Cl ग्रुप लगा दिया जाए, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, उसको हम हिंसबर्ग्स रिएजेंट भी बोल देते हैं। ये हिंसबर्ग टेस्ट में भी यूज होगा। तो 23rd क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन। फिर 24th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी अमीन। तो सेकेंडरी अमीन जो है वो कब हम कहते हैं किसी अमीन को सेकेंडरी, जब नाइट्रोजन के साथ दो दो कार्बन एटम्स और अटैच्ड हों। तो 24th क्वेश्चन की जो सी ऑप्शन है उसमें आप देखते हो एन मिथाइल ब्यूटेन अमीन। ब्यूटेन अमीन है तो बेटा जी ये वाला कंपाउंड कहाएगा ब्यूटेन अमीन, और इसकी नाइट्रोजन के साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये एन मिथाइल ब्यूटेन अमीन जो है ये एक सेकेंडरी अमीन है, क्योंकि अब आप देख सकते हो नाइट्रोजन एटम के साथ दो दो कार्बन्स अटैच्ड हैं। और 25th क्वेश्चन है इन लेबोरेटरी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज नॉट आइसोलेटेड इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट बिकॉज इन सॉलिड स्टेट इट एक्सप्लोड्स वायलेंटली। ये एक्सप्लोसिव कंपाउंड होता है, जब इसको हम क्रिस्टलाइज आउट करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में ये एक्सप्लोड कर जाता है वायलेंटली। तभी जब भी कभी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को यूज करना हो तो हम उसको एक्वा सॉल्यूशन में ही जैसे ही फॉर्म हो बिल्कुल तभी यूज कर लेते हैं, इसको कभी भी क्रिस्टलाइज आउट हम नहीं करते हैं। तो इस तरह से जो 25 क्वेश्चंस हैं आपकी असाइनमेंट के वो हमने डिस्कस कर लिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन की जो हम असाइनमेंट डिस्कस कर रहे हैं उसका 26th क्वेश्चन है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड फॉर्म्स ऑरेंज रेड डाई विद। तो ये बेटा जी हमने की थी कपलिंग रिएक्शन, ये फिनोल्स भी शो करती हैं, क्रीसोल और रिसोर्सिनोल जो भी हो, ये करती दोनों कंपाउंड जो बी और सी ऑप्शन हैं इनमें भी बेंजीन रिंग के ऊपर ही OH ग्रुप लगा होता है। तो ये भी जस्ट लाइक ए फिनोल एक्ट करेंगी, और फिनोल के जैसे यानी कि ए ऑप्शन के जैसे ही ये भी कपलिंग में पार्टिसिपेट करती हैं। दे कपल अप विद बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड टू फॉर्म एन ऑरेंज रेड डाई। तो इसलिए 26th क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट विल बी
डी ऑप्शन, दैट इज ऑल। फिर 27th क्वेश्चन है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विद KCN इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। तो ये हमने एराइल साइनाइड्स या एरोमेटिक नाइट्राइल्स के प्रेपरेशन के केस में हमने पढ़ा था कि जो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट्स हम होते हैं इनमें या तो हम CuCN यानी कि क्यूप्रस साइनाइड ऐड करते हैं, अगर वो अवेलेबल ना भी हो तब भी KCN अगर हम यूज कर लें इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर तो तब भी जो डायजोनियम ग्रुप है दैट गेट्स रिप्लेस्ड बाय नाइट्राइल ग्रुप। तो इससे भी जो बेंजोनाइट्राइल है वही ऑब्टेन होगा। तो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल या बेंजोनाइट्राइल 27th क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फिर 28th क्वेश्चन है कि पिक अप द फॉल्स स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से गलत है। अमोनिया और NH3 इज मोर बेसिक देन डाइफिनाइल अमीन। अमोनिया है, प्योर अमीन जो है अमोनिया है दैट इज क्वाइट मोर बेसिक, और जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं वो हमने पढ़ा हुआ है कि दीज आर लेस बेसिक देन प्राइमरी अमीन्स एज वेल एज अमोनिया। तो अमोनिया से जो है डाइफिनाइलअमीन लेस बेसिक होता है, मोर बेसिक तो नहीं होता। तो इसलिए ए ऑप्शन जो है ए ऑप्शन करेक्ट है, या दैट इज अमोनिया इज मोर बेसिक, क्योंकि डाइफिनाइलअमीन में दो बेंजीन रिंग्स हैं जो नाइट्रोजन की बेसिक नेचर उसकी लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी को कम करती हैं। तो इसलिए डाइफिनाइलअमीन जो है वो लेस बेसिक होगा। तो अमोनिया इज डेफिनेटली मोर बेसिक। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बी ऑप्शन है कि अ बेस विद हायर वैल्यू ऑफ पीकेबी, केबी वैल्यू या डिसोसिएशन कांस्टेंट या बेसिसिटी कांस्टेंट वैल्यू, जितनी के वैल्यू ज्यादा हो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जितनी केबी वैल्यू ज्यादा हो बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। पीकेबी या पीके, इनमें पी का मतलब होता है नेगेटिव लॉग, जैसे कि पीकेबी को मैं लिख सकता हूं नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ केबी। केबी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी लॉग केबी की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी, और लॉग केबी की वैल्यू जितनी ज्यादा हुई बेटा जी नेगेटिव लॉग जो है वो कम हो जाएगा। तो मतलब पीकेबी की वैल्यू अगर स्मॉल है तो केबी की वैल्यू ज्यादा है, मतलब बेस स्ट्रॉन्ग है। तो यहां पर जितनी पीकेबी वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही पीकेबी वैल्यू जितनी ज्यादा हुई केबी वैल्यू उतनी ही कम, या बेस उतना ही वीक होगा, स्ट्रॉन्ग तो बिल्कुल नहीं होगा। तो अब बेस विद हायर वैल्यू ऑफ पीकेबी इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, ये बी ऑप्शन है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं होता, इससे उलट होती है बात। और फिर सूडोनाइट्रॉल गिव्स ब्लू कलर विद NaOH, तो ये जो है ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ये हमने वो विक्टर मेयर टेस्ट में किया था। और डी ऑप्शन है बेस विद लोअर पीकेबी वैल्यू स्ट्रॉन्गर बेस, ये तो मैं अभी बता चुका हूं। फिर 29th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पिकरामाइड। तो पिकरामाइड हम कहते हैं बेंजाइल अमीन जो होता है, बेंजाइल अमीन में हम अगर ऑर्थो पैरा पोजिशंस को नाइट्रो ग्रुप से अगर हम रिप्लेस कर दें तो वो जो बन जाता है हमारे पास 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजाइल अमीन, उसको पिकरामाइड भी बोला जाता है कॉमनली। तो इसलिए 29th क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। फिर 30th क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजोनाइट्राइल गिव्स, बेंजोनाइट्राइल का एसिडिक हाइड्रोलिसिस हमने किया हुआ है कि उससे हमें बेंजोइक एसिड जो है वही ऑब्टेन होगा। तो इसलिए 30th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। थर्टियथ क्वेश्चन जो है बेंजोनाइट्राइल, तो ये है बेंजोनाइट्राइल, इसका अगर हमें करना हो एसिडिक हाइड्रोलिसिस तो हम करते हैं इसमें डाइल्यूट HCl ऐड। तो मैं लिख सकता हूं इसको ऐसे भी, एसिडिफाइड वाटर हमने इसमें ऐड किया। तो इस केस में जब डाइल्यूट एसिड हो तो मोर देन 1 वाटर मॉलिक्यूल्स आर अवेलेबल पर नाइट्राइल मॉलिक्यूल।
तो इस तरीके से यहां पर अब दो वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो ऐड अप हो जाएंगे। पहले एक वाटर ऐड अप होगा और यहां से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में से दो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। तब कार्बन के ऊपर अगर ऑक्सीजन लगी तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर अगले वाटर मॉलिक्यूल में से HO ग्रुप, OH नेगेटिव ग्रुप ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा और H ग्रुप जो है, H एटम जो है वो नाइट्रोजन के साथ। तो हमें मिलेगा इस तरीके से 1 मोल बेंजोइक एसिड और उसके साथ अमोनिया NH3। तो इस तरीके से हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजोनाइट्राइल जो है दैट गिव्स अस बेंजोइक एसिड। 30th क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर बनेगा। फिर 31st क्वेश्चन है कीटोन्स एंड प्राइमरी अमीन्स दे फॉर्म एनिल्स। तो ये भी हमने प्राइमरी अमीन्स जो हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में ये बात स्टडी की थी। इवन एल्डिहाइड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी ये बात आ जाती है। 31st क्वेश्चन है कीटोन्स जो होते हैं ये प्राइमरी अमीन्स के साथ रिएक्ट करके एक वाटर का यहां से लॉस होगा और इस वाटर के लॉस के साथ हमें ये वाला जो कंपाउंड है ये ऑब्टेन होगा। इनको हम ऐसे कंपाउंड्स को हम एनिल्स बोला करते हैं। तो इस तरीके से 31st क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। 32nd क्वेश्चन है कि द रिएक्शन जो बेंजोनाइट्राइल की अगर हम KOH के साथ रिएक्शन करके ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल बनाएं तो ये पूछा गया है कि ये रिएक्शन कैसी है या क्या किस टाइप की रिएक्शन है ये। 32nd क्वेश्चन में बेंजोनाइट्राइल उसका फॉर्मूला लिखा है यहां पर C6H5 करके बेंजीन रिंग को रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें अगर नाइट्रोबेंजीन में KOH सॉलिड डाल के इसको हीट करें यानी कि फ्यूज करें हम तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल ये दो प्रोडक्ट्स हमें ऑब्टेन होते हैं। इन दोनों का मिक्सचर हमें ऑब्टेन होगा। अब आप जानते हो KOH जो है वो आयोनाइज होने के बाद हमें OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करेगा। और आपको यह भी पता होगा कि नाइट्रो ग्रुप जो होता है दैट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करके ऑर्थो और पैरा पोजीशंस को स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज कर देता है। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा तो जो न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव ये रेडिली चला जाता है एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन और इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि बेंजीन रिंग से कोई हाइड्रोजन रिप्लेस करके हम कुछ भी लगाएं तो ये हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, सिवाय इस एक्सेप्शन के। ये हम नाइट्रोबेंजीन में एक्सेप्शनल केसेस 2-4 करते हैं, 1-2 करते हैं, 2 ही करते हैं कि जब हम नाइट्रोबेंजीन में देखते हैं कि इवन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो जाती है। तो इस तरीके से 32nd क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर 33rd क्वेश्चन है कि द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। तो दिस इज डेफिनेटली अ फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्योंकि दोनों में केसेस में फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है। फिर 34th क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट that is about 70 to 80% of the reaction between metadinitrobenzene and this ammonium sulfide is। तो अमोनियम सल्फाइड ये हमने सिलेक्टिव रिडक्शन पढ़ी थी जो अमीन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में, या हमने ये नाइट्रो कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में की होगी कि जब हम उसमें कोई वीक रिड्यूसिंग एजेंट डालें जैसे अमोनियम सल्फाइड होता है या पॉलीमेरिक भी चलेगा, तो ये डालने से जब एक नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस हो जाता है इनटू NH2 ग्रुप, पहले हम लेते हैं इस केस में डाई नाइट्रोबेंजीन जैसे कि
ये है मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन। इसमें से एक नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन हो जाएगी जब हम कोई भी वीक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें। तो NH2 ग्रुप में नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर होता है वो बेंजीन रिंग को हाईली एक्टिवेट कर देता है, बेंजीन रिंग को हाईली इलेक्ट्रॉन रिच कर देता है। बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तब इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है उससे इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई ही दूसरे नाइट्रो ग्रुप को नहीं हो पाती, यानी कि दूसरा नाइट्रो ग्रुप फिर रिड्यूस नहीं होगा, तो सिर्फ दोनों में से एक नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन ही हो पाएगी। तो 34th क्वेश्चन का फिर करेक्ट आंसर बनेगा बी ऑप्शन, दैट इज मेटा नाइट्रो एनिलीन या 3 नाइट्रो एनिलीन। और 35th क्वेश्चन है विच वन इज लीस्ट बेसिक। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, अमोनिया थोड़ा बेसिक होता है, जो एनिलीन है वो अमोनिया से कम बेसिक होती है। और इसी तरीके से नाइट्रोजन के साथ जितनी ज्यादा बेंजीन रिंग्स हम लगाते जाएंगे बेसिक कैरेक्टर उतना ही डिक्रीज होता जाएगा। तो जो हमें 4 ऑप्शंस दी गई हैं इनमें वीकेस्ट बेस है सी ऑप्शन, उससे स्ट्रॉन्ग होगा डी ऑप्शन, उससे स्ट्रॉन्ग एनिलीन यानी कि बी ऑप्शन, और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है यहां पर ए ऑप्शन यानी कि अमोनिया। फिर 36 क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विद एलिफेटिक प्राइमरी अमीन इन कोल्ड। तो ये भी रिएक्शन हमने बहुत बार की है, अल्कोहल्स के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन से शुरू करके हमने ये रिएक्शन तब करनी शुरू की थी, फिर एसिड अमाइड्स में भी की थी और अमीन्स में तो डेफिनेटली की ही है। तो प्राइमरी अमीन जो है कोई भी, जैसे मैंने RNH2 ही लिख लिया, इसकी रिएक्शन अगर करवाई जाए विद नाइट्रस एसिड, नो डाउट इसकी इन सीटू प्रेपरेशन की जाती है इन कोल्ड। यहां पर इसको हीट नहीं करना है, वार्म भी कर दो तब भी यही रिएक्शन हो जाती है। इससे हमें ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑब्टेन हो जाएंगे। जो NH2 ग्रुप है वो OH ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। यही मेथड हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रेपरेशन में भी करते हैं, जब एसिड अमाइड में से NH2 ग्रुप को OH ग्रुप से रिप्लेस कर लिया जाता है। फिर 37th क्वेश्चन है द अमीन विच डज नॉट रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड जो है वो होता है ये एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड के साथ कौन सा अमीन रिएक्ट करेगा जिसमें नाइट्रोजन के साथ कम से कम एक हाइड्रोजन तो है। तो इसलिए चाहे तो हम प्राइमरी अमीन यूज कर लें जैसे NH2 है, या हम सेकेंडरी अमीन यूज कर लें, उसमें भी एक हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ, तो इधर से HCl लूज होने के साथ हमें सब्स्टिट्यूटेड एसिड अमाइड ऑब्टेन हो सकता है। पर अगर हम टर्शरी अमीन यूज करें तो अब नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ, तो इसलिए इसकी कोई इंटरेक्शन विद एसिड क्लोराइड नहीं होगी। तो द अमीन विच डज नॉट रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड इज अ टर्शरी अमीन, दैट इज सी ऑप्शन। फिर 38th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट गिव प्राइमरी अमीन। तो बेटा जी हमें ए ऑप्शन दिखाई दे रही है, ये रिएक्शन भी हमने अमीन्स के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में की थी, बोरोडीन हंसडीकर रिएक्शन जैसे, तो इसमें भी हमें मिथाइल अमीन या प्राइमरी अमीन मिलेगा। फिर बी ऑप्शन है नाइट्राइल की रिडक्शन, नाइट्राइल की रिडक्शन से तो हमेशा ही प्राइमरी अमीन्स मिलते हैं। और डी ऑप्शन एसिड अमाइड की रिडक्शन, उससे भी प्राइमरी अमीन मिलता है। सिर्फ सी ऑप्शन जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड की रिडक्शन से हमें हमेशा सेकेंडरी अमीन्स ही ऑब्टेन होते हैं, क्योंकि जो भी आइसोसाइनाइड हमें अवेलेबल होगा लाइक दिस, इसकी हम किसी भी तरीके से रिडक्शन करें तो रिडक्शन रिएक्शन जो है वो इस तरीके से प्रोसीड करेगी, हमें डेफिनेटली एक सेकेंडरी अमीन मिलेगा, प्राइमरी अमीन तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए 38th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन गिना जाएगा।
फिर 39th क्वेश्चन है कि इन अमीन्स द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज डेफिनेटली sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं और अमीन्स में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जबकि चौथे हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर अकोमोडेटेड होता है। तो नाइट्रोजन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होती है इन अमीन्स, प्राइमरी अमीन हो, सेकेंडरी अमीन हो, चाहे टर्शरी अमीन हो। फिर 40th क्वेश्चन है कि प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड्स रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म नाइट्रोलिक एसिड विच डिसॉल्व्स इन NaOH गिविंग रेड कलर्ड सोल्यूशन। डेफिनेटली ये हमने विक्टर मैयर टेस्ट में भी पढ़ा हुआ है। तब हमने अल्कोहल्स की डिस्टिंक्शन की थी और अल्कोहल में पहले हमने PI3 डाल के आयोडोएल्केन बनाया, फिर सिल्वर नाइट्राइड डाल के नाइट्रोएल्केन बनाया। और प्राइमरी अमीन्स के केस में, प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड्स के केस में नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके हमें नाइट्रोलिक एसिड मिलता है, जिसको हम NaOH में डिसॉल्व करें तो हमें ब्लड रेड कलर का सोल्यूशन ऑब्टेन होता है। सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड्स के केस में हमें ब्लू सोल्यूशन मिलता है और टर्शरी नाइट्रो कंपाउंड्स तो कलर ही कोई शो नहीं करते। तो इस तरीके से 40th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी ऑप्शन। फिर 41st क्वेश्चन है हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन वाला, कि जब हम क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करते हैं तो हमें टर्शरी अमीन ऑब्टेन होता है। तो टर्शरी अमीन सिर्फ सी ऑप्शन में ही है। फिर 42nd क्वेश्चन है कि कंपाउंड ए व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो नाइट्रेशन होगी, गिव्स ए कंपाउंड बी जो नाइट्रो प्रोडक्ट होगा, which is then reduced with SN and HCl to form aniline. The compound A is. तो बेटा जी यहां पर हमें जो लास्ट प्रोडक्ट मिला है दैट इज एनिलीन। एनिलीन है ये, और ये ऑब्टेन हुआ है हमें बाय रिडक्शन विद SN एंड HCl, और ये रिडक्शन हम करते हैं, सॉरी मैंने एरो गलत डायरेक्शन में डाल दिया, हाँ, तो ये रिडक्शन हम करते हैं फिर नाइट्रोबेंजीन की। नाइट्रोबेंजीन की अगर टिन और HCl के साथ रिडक्शन की जाए तो SnCl4 और नेसेंट हाइड्रोजन बनती है, उससे हमें एनिलीन ही ऑब्टेन होती है। तो इसका मतलब ये नाइट्रोबेंजीन हुआ। अब नाइट्रोबेंजीन कैसे बनानी है? फ्रॉम कंपाउंड ए। कंपाउंड ए अगर हमारे पास बेंजीन होगा तो कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इसमें डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो तब हमें नाइट्रोबेंजीन जो है वो ऑब्टेन होता है। तो कंपाउंड ए दैट इज बेंजीन व्हेन ट्रीटेड विद HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 gives compound B यानी कि नाइट्रोबेंजीन, which is then reduced with tin and HCl to give aniline। तो इसका मतलब जो कंपाउंड A है वो तो डेफिनेटली बेंजीन ही होगा। फिर 43rd क्वेश्चन है कि इथाइल आइसोसाइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम गिव्स और जनरेट्स। जो आइसोसाइनाइड का अगर हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करें तो हमें एल्काइल अमीन, एल्केन अमीन या प्राइमरी अमीन ऑब्टेन होता है और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होता है। जैसे कि कोई भी हम अगर आइसोसाइनाइड यूज करें तो इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगर किया जाए तो इससे हमें एक तो प्राइमरी अमीन ऑब्टेन होता है और साथ में फॉर्मिक एसिड ऑब्टेन होगा। तो अब जो प्राइमरी अमीन बना, अगर हम HCl लें एसिड, जो एसिडिक मीडियम को एसिडिक करने के लिए अगर हम HCl यूज करें तो तब हमें जो प्राइमरी अमीन का सॉल्ट ऑब्टेन होता है, जिसको हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। तो इस तरीके से 43rd क्वेश्चन में ए ऑप्शन जो है इथाइल अमीन सॉल्ट एंड मीथेनोइक एसिड यही ऑब्टेन होंगे जब हम इथाइल आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे इन एसिडिक मीडियम। फिर 44th क्वेश्चन है
कपलिंग ऑफ डायजोनियम सॉल्ट्स ऑफ फॉलोइंग टेक्स प्लेस इन दी ऑर्डर। तो जो हमें 4 बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड्स दिए गए हैं, इनमें कपलिंग रिएक्शन सबसे फास्ट कौन सा कंपाउंड जो है वो करेगा? तो कपलिंग रिएक्शन सबसे फास्ट वही करेगा जो सबसे स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा। सबसे स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर जो है वो किसकी है? तो इसमें मैं आपको यहां पर जो ऑर्डर है वो लिखवा देता हूं। एक है हमारे पास ये फिनॉक्साइड आयन या फिनेट आयन। O के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज होगा तब डेफिनेटली ये सबसे स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोवाइड करेगा, तो ये सबसे स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे आती है एनिलीन। NH2 ग्रुप जो होता है, इसमें भी नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा होने के कारण ये भी बड़ा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है। इसके बाद नंबर आता है फिनोल का। फिनोल में ऑक्सीजन कंपैरेटिवली थोड़ा वीक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर वाला कंपाउंड है, और अगर तो हमने जो भी है एनिलीनियम सॉल्ट बना लिया तो नाइट्रोजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो बेटा ये तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जरा भी नहीं होगा। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर है वो इस ऑर्डर में डिक्रीज होगी। तो बिल्कुल सेम ऑर्डर रहेगा इनमें कपलिंग रिएक्शन का। तो कपलिंग रिएक्शन में भी जो एनिलीनियम आयन है ये सबसे कम रिएक्टिव होगा, फिनोल उससे ज्यादा और एनिलीन उससे ज्यादा, और ये जो फिनेट आयन है या फिनॉक्साइड आयन है ये सबसे स्ट्रांगली सबसे फास्ट कपलिंग रिएक्शन करेगा। फिर 45th क्वेश्चन है कि एरोमेटिक नाइट्राइल्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन। तो बेटा जी यहां पर बी, सी और डी ऑप्शन यूज करके तो हमने नाइट्राइल्स बनाए हुए हैं, और जब हम हेलोएरीन्स कर रहे थे तब हमने ये भी क्वेश्चन किया था कि हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन्स। वो डायरेक्टली केसीएन के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है। तो 45th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो फिर ए ऑप्शन बनेगा। फिर 46th क्वेश्चन है कि नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटा नाइट्रोएनिलीन ऑल्सो। तो दिस इज बिकॉज कि अगर हम स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम यूज करेंगे तो तब जो एनिलीन है उसमें भी प्रोटोनेशन होने के कारण वो एनिलीनियम आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जब हम एनिलीन की नाइट्रेशन करेंगे स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में, तो इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करके एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। नाइट्रोजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आया तब ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है वो हो जाती है। तो इसलिए अब जो नाइट्रो ग्रुप आकर अटैच होगा वो मेटा पोजीशन पर होगा, और मेटा पोजीशन पर नाइट्रेशन क्यों हुई? क्योंकि एसिडिक मीडियम में, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में जो एनिलीन है वो एनिलीनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो इस तरीके से 46 क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। फिर 47th क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन वीकली एसिडिक मीडियम गिव्स। तो ये बेटा जी नाइट्रोबेंजीन की हमने रिडक्शन रिएक्शंस की हैं, नाइट्रोएल्केन्स की भी और नाइट्रोएरीन्स की भी, इन डिफरेंट मीडिया, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में। तब हमने देखा था कि हर एक तरीके से डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें ऑब्टेन होते हैं, और अगर मीडियम वीकली एसिडिक हो तब नाइट्रोबेंजीन से हमें एनिलीन ही ऑब्टेन होती है। फिर 48th क्वेश्चन है कि पिरिडीन इज लेस बेसिक देन ट्राई इथाइलमीन। ट्राई इथाइलमीन या टर्शरी अमीन जो है पिरिडीन उससे भी कम बेसिक होती है। ऐसे क्यों? क्योंकि पिरिडीन में जो नाइट्रोजन होती है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो उसकी ज्यादा होनी ही है। फिर वो अपने लोन पेयर को ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगी, उतना इजीली फिर उस लोन पेयर को डोनेट नहीं करेगी। चाहे ये लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं भी है,
तब भी sp2 हाइब्रिड नाइट्रोजन जो है वो अपने लोन पेयर को थोड़ा स्ट्रांगली होल्ड करके रखती है, तो इसलिए ये लोन पेयर थोड़ा कम अवेलेबल होता है फॉर डोनेशन, तो इसीलिए ही पिरिडीन जो है वो लेस बेसिक होती है। तो 48th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी ऑप्शन। फिर 49th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नीदर मेंट फॉर द सिंथेसिस एंड नॉर फॉर सेपरेशन ऑफ अमीन्स। तो बेटा जी इसमें जो सी ऑप्शन आप देख रहे हो दैट इज वर्ड्स रिएक्शन, और वर्ड्स रिएक्शन में हमने क्या स्टडी किया था, हेलोएल्केन्स की हेल्प से हमने हाइड्रोकार्बन्स या एल्केन्स बनाए थे। तो इसमें या तो हेलोएल्केन्स इन्वॉल्व हैं या एल्केन्स, अमीन्स की तो बात ही नहीं है। तो इस तरीके से जो वर्ड्स रिएक्शन है दैट इज नॉट मेंट फॉर द सिंथेसिस एंड ऑल्सो नॉट फॉर द सेपरेशन ऑफ अमीन्स। और लास्ट क्वेश्चन 49th क्वेश्चन का फिर सही आंसर हुआ सी ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन है 50th, इसमें पढ़ा जाए अगर तो अमंग्स द फॉलोइंग द मोस्ट बेसिक कंपाउंड इज, ये हम पढ़ चुके हैं कि एरोमेटिक अमीन्स थोड़े कम बेसिक होते हैं, एनिलीन तो कम बेसिक है ही। डी ऑप्शन जो है पैरानाइट्रो एनिलीन, तो नाइट्रो ग्रुप एनिलीन के बेसिक कैरेक्टर को डिक्रीज कर रहा है। सी ऑप्शन में एसिटेनिलाइड, तो इसमें तो NH2 ग्रुप के साथ एसिटाइल ग्रुप लग गया, तो वो तो इसके बेसिक कैरेक्टर को बुरी तरह से डिक्रीज कर देगा। सिर्फ बेंजाइल अमीन है जिसमें बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करने वाला कोई ग्रुप इफेक्टिवली डायरेक्टली नहीं लगा हुआ, इसलिए इन सभी में सबसे ज्यादा बेसिक होगी बेंजाइल अमीन। तो इसके साथ हमारी जो लास्ट चैप्टर था हमारा दैट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, ये खत्म होता है। इसमें हमने नाइट्रो कंपाउंड्स पढ़े, फिर अमीन्स पढ़े, डायजोनियम सॉल्ट्स पढ़े, साइनाइड पढ़े, आइसोसाइनाइड पढ़े, जो भी नाइट्रोजन वाले फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो सभी तरह के कंपाउंड्स हमने स्टडी किए। तो इसके साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो खत्म होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा जी इस साल से आपके टाइम से जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में हम देखें अगर, तो इसमें ऑर्गेनिक की वेटेज जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि CBSE का जो 12th का सिलेबस भी है उसमें ऑर्गेनिक की जो मार्क्स हैं वो थोड़े इंक्रीज कर दिए गए हैं। तो इसलिए AIEEE जो एग्ज़ाम है वो तो CBSE ही कंडक्ट करती है, तो उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली होगा। तो इस तरीके से जो 2007 में से 12th में ऑर्गेनिक जो है उसकी वेटेज इंक्रीज होने के कारण ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस भी कंपटीशंस में भी इंक्रीज हो जाएंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे कि हमने पढ़ी है इसमें तो सिंपल जो है वो लॉजिक्स हम यूज़ करते हैं, और इन्हीं लॉजिक्स की हेल्प से अगर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो बड़ी कंफर्टेबली सॉल्व हो जाते हैं। इसमें कोई जो है प्रॉब्लम आती ही नहीं है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इसलिए जो कॉन्सेप्ट्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो समझकर इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो, तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाओगे इन दी कंपटीशन एग्जाम। तो इसके साथ अब मैं इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू।